स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एनडीए को लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा। महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र में बाजी अपने नाम की और अब इसी परफॉर्मेंस को विधानसभा चुनाव में भी रिपीट करने की तैयारी हो रही है। आज महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी एक बड़ी मीटिंग कर रहा है। मीटिंग मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में हो रही है। कांग्रेस, एनसीपी, शरद गुट और शिवसेना उद्धव गुट के सीनियर लीडर शामिल होंगे। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस 13 लोकसभा सीट जीतकर बॉस की भूमिका में है। ऐसे में सबसे ज्यादा सीट की मांग कांग्रेस कर सकती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में उद्धव भी सीट मांगने में पीछे नहीं हटेंगे और ऐसी चर्चाएं की जा रही हैं कि सीटों को लेकर अभी से एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बनाने की जो कोशिशें हैं वो कांग्रेस और उद्धव गुट की तरफ से शुरू कर दी गई है। हालांकि हलचल एनडीए की तरफ भी देखने को मिल रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है। ऐसे में एनडीए की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि सब कुछ ठीक रहे, ऑल इज वेल रहे, और जो पार्टनर परफॉर्म नहीं कर पाए हैं उनका क्या करना है, इस पर भी विचार किया जा रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब राज्यसभा का चुनाव लड़ रही हैं और उनके निर्विरोध चुने जाने की पूरी संभावना है। इस बीच बारामती में सुनेत्रा पवार के पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें उन्हें भावी केंद्रीय मंत्री लिखा गया है। सुनेत्रा पवार राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर चुकी हैं और उनके खिलाफ किसी भी उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल नहीं किया है, जिससे उनका राज्यसभा जाना तय हो गया है। एनडीए के सहयोगी एनसीपी अजित पवार गुट को कैबिनेट में कोई भी मंत्री पद नहीं दिया गया है, जिसको लेकर खींचतान अभी भी चल रही है। और जो पोस्टर लगाए गए हैं उस पोस्टर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अजित पवार क्या करने की कोशिश कर रहे हैं या उनकी पार्टी क्या करने की कोशिश कर रही है। समीर जी, क्या मतलब निकालूं इन पोस्टर्स का? आप एनडीए को जितना फायदा पहुंचा सकते थे आप उतना फायदा पहुंचा नहीं पाए। पुअर परफॉर्मर के तौर पर आप एनडीए में निकलकर सामने आए और अब पोस्टर लगाए जा रहे हैं केंद्रीय मंत्री बनाने को लेकर अपनी पत्नी को। देखिए, अजित पवार की राजनीति हमेशा जित की राजनीति रही है, मतलब वो जित की राजनीति करते हैं। उसके कारण कई बार राजनीति रूप में नुकसान भी हुआ है, लेकिन वो सुधरते नहीं है। वाइफ अगर चुनाव हार गई है उसके बाद उन्होंने जिद पकड़ ली कि नहीं, उसे मैं सदन में भेजूंगा। लोकसभा हार गई तो मैं राज्यसभा में भेजूंगा। पार्टी के अंदर छगन भुजबड़ को लेकर कहा जा रहा था कि भाई ओबीसी लीडर है, आप छगन भुजबड़ को राज्यसभा में भेज दीजिए या किसी ओबीसी लीडर को राज्यसभा में भेजिए। वो नहीं माने, उन्होंने अपनी पत्नी को राज्यसभा भेजा। पार्टी के नेता नाराज है लेकिन फिलहाल शांत है। केंद्र में मंत्री बनने की संभावना मुझे लगता है नगण्य। केंद्र में मंत्री किसी भी स्थिति में नहीं बनेगी। अगर एक कोटे से भी कोई बनता है तो उसमें सुनील तटकरे को बनाया जाएगा या प्रफुल्ल पटेल को बनाया जाएगा। जहां तक सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, मुझे लगता है महाविकास अघाड़ी के लिए बहुत आसान नहीं होगा। देखिए, 288 सीटों में से 188 सीटों पर तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं सीट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। फिर मराठवाड़ा हो, वो विदर्भ हो, पश्चिमी महाराष्ट्र हो, सबसे बड़ी समस्या जो आने वाली है इनके बीच बंबई और कोंकण की 100 सीटों को लेकर ये इनके बीच में मारकाट मचने वाली है। वहां शिवसेना भी, उद्धव ठाकरे जो गुट है, उद्धव बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना है वह भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। वहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार भी अपनी दावेदारी जताएंगे और कांग्रेस भी वहां किसी भी स्थिति में कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं रहेगी, क्योंकि वहां पर कांग्रेस का एक आधार रहा है। क्योंकि अभी तक इसके पहले जितने विधानसभा चुनाव हुए वो शिवसेना, उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी मिलकर लड़ती रही है और कांग्रेस और राष्ट्रवादी मिलकर चुनाव लड़ती रही है। और कोंकण और बंबई में कांग्रेस को ज्यादा सीटें हमेशा राष्ट्रवादी कांग्रेस ने दी थी। तो अब जब गठबंधन होगा तो 100 सीटें ऐसी है जिस पर समझौता होना बहुत मुश्किल होगा और मुझे लग रहा है यही सबसे बड़ा पैच इनके बीच फंसने वाला है। जैसे लोकसभा में बंबई की 6 सीटों को लेकर इनके बीच में बहुत रस्साकशी चली थी, विधानसभा में इतना आसान नहीं होगा। लोकसभा में इन्होंने समझौता कर लिया। मुझे लग रहा है जो उद्धव ठाकरे जो सर्वे करवा रहे हैं वो इसीलिए करवा रहे हैं, अगर उनके पास रिपोर्ट आ जाती है कि अकेले लड़ने पर या ज्यादा सीटों लड़ने पर उनको बेनिफिट होगा तो उद्धव ठाकरे किसी भी स्थिति में गठबंधन तोड़ने से पीछे नहीं हटकेंगे। वो अकेले भी लड़ने की तैयारी अपने स्तर पर कर रहे हैं। शरद पवार को भी लग रहा है कि आज वो जिस स्टेज पर आ गए हैं 9 सीटें जीतकर, तो उनकी सीटें ज्यादा बढ़ेगी। कांग्रेस अपने आप को बॉस मानती है तो कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ने की कोशिश करेगी। वहां पर अगर दूसरा पक्ष अगर देखेंगे आप महायुति का, अजित पवार निश्चित रूप से चुनाव हारे हैं लेकिन विधानसभा में अपनी दावेदारी बताएंगे कि जो 40 विधायक मेरे साथ आए वह 40 सीटें तो मैं लूंगा ही लूंगा, इसके अलावा कुछ और सीटें मुझे दीजिए। एकनाथ शिंदे भी अपना प्रभाव बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो जानते हैं दोनों कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी से बराबर बार्गेनिंग नहीं करेंगे तो इनके ही विधायकों में सबसे बड़ी टूट होगी और वो दूसरे दलों की तरफ जाएंगे। अब कल एक विधायक से मैं बात कर रहा था, मतलब टिकटों को लेकर, महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव के लेके, तो बड़े खुश थे। बोले हमारे पास बहुत ऑप्शन है, अब 6-6 पार्टियां हमारे पास जाने के लिए, हमारे पास कोई
दिक्कत नहीं है। अगर एक जगह से नहीं मिलेगा तो 6 पार्टियां जो हमें एकोमोडेट कर सकती है। तो विधायकों को भी लग रहा है कि अब बहुत ऑप्शन है चुनाव लड़ने के लिए। तो सारी पार्टियां इस बात को जानती है कि उनके विधायकों के पास रास्ते खुले हुए हैं। सबसे ज्यादा देखिए साफ तौर पर देखने को मिल रही है, 4 विधायक पहुंचे भी नहीं थे जहां तक मुझे जानकारी है। जब अजीत पवार ने लोकसभा चुनाव के बाद अपनी बैठक बुलाई थी, 4-5 विधायक पहुंचे नहीं थे और इसीलिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। अब जिस कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, जानकारी ये है राहुल जी कि 150 सीटों पर कांग्रेस चाहती है कि वो अपने उम्मीदवार उतारे 288 सीटों में से, क्योंकि कांग्रेस का ये मानना है कि वो मजबूत हुई है। लोकसभा चुनावों में भी हमने देखा था कि कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज किया था, खींचतान हुई थी, लेकिन कांग्रेस थोड़ा सा बैकस्टेप हुई और मामला बना और उसके बाद फायदा हुआ पूरे गठबंधन को। यहां भी ऐसा होने की उम्मीद है? बिल्कुल होगा। जिस तरह से विदर्भ जैसे इलाकों में कांग्रेस का रिवाइवल हुआ है, उन्होंने मतलब बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मराठवाड़ा में या बाकी सब जगहों पर जिस तरह का प्रदर्शन जो है वो हुआ है, इसमें खींचतान ज़रूर होगी, क्योंकि कांग्रेस ये चाहेगी कि अगर वो लोकसभा में सीटें जीत सकती है तो उसका असेसमेंट ये होगा कि वो ज़रूर विधानसभा में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। और ऐसे में जो उद्धव गुट है वो किस तरह से क्या वो अपनी ज़मीन जो है खिसकने देगा, उसका भी असेसमेंट ये होगा कि नेचुरली उद्धव ठाकरे के प्रति, क्योंकि ये माना जा रहा था कि अगर उद्धव ठाकरे ठीक करते हैं, जैसे कि 9 सीटें ठीक ठाक है, मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रदर्शन लेकिन ठीक ठाक सीटें हैं, तो ऐसा माना जा रहा था कि उद्धव ठाकरे अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनके प्रति ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं सेंटिमेंट है, वो सेंटिमेंट के आगे है। दूसरी तरफ ये भी असेसमेंट है कि किसानों में जो जिस तरह का रोष जो है वो जो सत्ताधारी दल हैं उनके प्रति है, खासतौर से नासिक को लेकर या उसके आसपास के इलाकों को लेकर, क्या उसको आगे ये जो विपक्षी दल हैं वो भुना पाएंगे, तो उसकी असेसमेंट को लेकर भी कहीं ना कहीं ये बात होगी कि कौन कहाँ से लड़े। तो खासतौर से क्योंकि बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस का है तो कांग्रेस की तरफ से ज्यादा खींचतान हो। अब देखिए खींचतान का आलम तो ये भी है कि उद्धव गुट ने 4 विधान परिषद की सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतार दिए, जिसको लेकर काफी नाराजगी कांग्रेस की तरफ से दिखाई गई थी। हालांकि फिर उसे मैनेज किया गया, सेटलमेंट हुआ, मैनेज किया गया और अभी अपनी अपनी सीटों को लेकर बात चल रही है। हर्षवर्धन जी, यहाँ तो कौन कितना ताकतवर है एमवीए में, इस बात को लेकर बातचीत चल रही है। एक दूसरे पर प्रेशर बनाने की कोशिश है, एक सटीक फॉर्मूला तय करना चाहते हैं, लेकिन दिलचस्पी सबकी इस बात में है कि एनडीए के घटक दलों में क्या होगा, कौन माइनस होगा, कौन प्लस होगा, क्या फैसला होगा। बीजेपी को जो भुगतना पड़ा, क्या उससे कोई सीख लेगी बीजेपी विधानसभा चुनावों के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी इससे सीख नहीं लेगी तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उसको भारी नुकसान होगा। और जिसको कहते हैं ना, वो संस्कृत में 2 शब्द हैं, पुनर्मूषको भव। तो महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के पुनर्मूषको भव होने का खतरा है अगर वो इसको नहीं समझ पाई। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार और बाला साहब ठाकरे और कांग्रेस के होते हुए भी अगर भारतीय जनता पार्टी बढ़ती चली गई, फिर जब बाला साहब नहीं रहे तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हो गई, लगातार 2-2 बार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी हो गई। तो उसकी एकमात्र वजह ये थी कि बीजेपी नेशनल पार्टी की तरह एक्ट कर रही थी, नंबर 1। बीजेपी अपने चाल चरित्र चेहरे को लेकर सतर्क थी, नंबर 2। बीजेपी अपनी नीतियों के लिहाज से बात कर रही थी, चाहे समझौता हो या टूट जाए। मैं प्री पोल और पोस्ट पोल दोनों अलायंस की बात कर रहा हूं, जिसकी वजह से सरकार भी नहीं बन पाई। लेकिन उसके बाद शायद वो जिसको कहते हैं ना कि निजी थोड़ा ईगो आ जाता है सामने, तो उद्धव ठाकरे के साथ और जिस तरह से हुआ, फिर महाराष्ट्र का चाणक्य कौन, दिल्ली का चाणक्य कौन, ये सब चर्चाएं हुई और उसमें जो तोड़ा तोड़ी हुई उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं रहा, नंबर 1। अजीत पवार वाला जो समूह है वो वाला प्रभाव नहीं दिखा पाया। अभी भी शरद पवार इज द बॉस, ये मैसेज मैंडेट से आया है। जब हम कहते हैं बड़ी पार्टियां, तो बड़ी पार्टियां तो 2 ही हैं, एक है भारतीय जनता पार्टी, दूसरी है कांग्रेस। ये जो 4 पार्टियां हैं, ये चारों अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार बहुत हद तक सफल रहे हैं। अजीत पवार कमजोर कड़ी साबित हुए। अब छगन भुजबल भले कहें कि उत्तर प्रदेश में भी तो हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश के नतीजों की वजह दूसरी है, महाराष्ट्र में वजह दूसरी है। अजीत पवार कमजोर कड़ी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को भी पता चल गया, अजीत पवार को भी पता चल गया। अब क्या दोनों अपने अपने तरफ से, जिसको कहते हैं कि परिवार का पुनर्मिलन, क्या उस तरफ बढ़ेगा क्या? तो अगर परिवार का पुनर्मिलन होगा तो क्या होगा? अजीत पवार किसी भी दिन जाके चाचा शरद पवार का पैर छू लें और कहे कि भाई हमारा परिवार है, ठीक है, कुछ समय के लिए चले गए थे, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। पवार परिवार का स्वभाव ही यही है, पलटी मारना, उनका पूरा राजनीतिक चरित्र यही है। फिर उद्धव ठाकरे की बात आती है। अगर जिसको हम कहते हैं कि एक वैचारिक तौर पर उनको लगेगा कि भाई अब हम इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और जो अभी कहा जा रहा है, जब ये विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसा चुनाव वो नहीं होने जा रहा है।
और उस चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से चुनाव लड़ेगी तो निश्चित तौर पर उसको सफलता मिल सकती है, लेकिन इन कमियों को दूर करना पड़ेगा। कौन उसको नुकसान कर गया है उसकी कड़ी समीक्षा करनी होगी। और जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं त्यागपत्र देकर तैयारी करने जा रहा हूं, उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन वजहों से त्यागपत्र नहीं जाना है उसको तो दुरुस्त करना पड़ेगा। अब संगीत जी, माना जाए कि अभी भी जो अस्थिरता महाराष्ट्र की सियासत में हमें देखने को मिली, जो दल बदलने का एक रूटीन हमें देखने को मिला महाराष्ट्र की सियासत में, वो अभी खत्म होने वाला नहीं है। आने वाले वक्त में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये अनिश्चितता खत्म होगी। ये दोनों तरफ की बात है। आज के दिन में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा गठबंधन जो है वो आने वाले दिनों में विधानसभा में सत्ता में आ जाएगा। यदि भारतीय जनता पार्टी अपने नट बोल्ट को ठीक कर लेती है और फिर से उसी ताकत के साथ यदि विधानसभा चुनाव में जाती है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में वो संभावनाएं अभी खत्म नहीं होती है कि वो सबसे बड़ी पार्टी बन करके न आए। हो सकता है वो जिसे हम कहते हैं कि जो मेजॉरिटी है वो मार्क से थोड़ा पीछे रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत खराब प्रदर्शन करने वाली है। दूसरी तरफ यह भी हमको मानने से कोई आज के दिन में गुरे कि यदि कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे, ये तीनों कोएलिशन ठीक तरीके से बन जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव में बड़ी मुश्किलें होंगी। लेकिन क्या ये संभव है कि ऐसा बहुत आसानी से हो जाएगा जिस प्रकार से लोकसभा में चुनाव के दरमियान हुआ? मुझे थोड़ी इसकी संभावनाएं कम दिखती है। इसलिए कम दिखती है क्योंकि उद्धव ठाकरे जो है वो निश्चित तौर पर चाहेंगे कि वहाँ की राजनीति में अब वर्चस्व के तौर पर और एक बड़े ताकत के रूप में उनका उभार हो। यदि बड़े ताकत के रूप में उनका उभार नहीं होता है और मुख्यमंत्री पद जैसे ऐसे पद उनके लिए नहीं मिलते हैं, तो उनका भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाने का कोई मतलब नहीं बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी से वो अलग होकर के गए ही वो इसलिए थे क्योंकि उनको लगता था कि ये अब एक भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब बड़ी पार्टी बन करके आ रही है, और ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र की राजनीति में वो जो नंबर 1 पार्टी बनने का उनका जो संकल्प था वो कहीं ना कहीं पीछे चला जा रहा है। इसलिए वो मुख्यमंत्री, यदि दूसरे पक्ष से उनको मुख्यमंत्री पद का ऑफर आया तो उन्होंने तुरंत उसको लपक लिया और भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने पुराना गठबंधन तोड़ करके वो शरद पवार के साथ चले आए। आने वाले दिनों में क्या विधानसभा के चुनाव में वो सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ना पसंद नहीं करेंगे? आप पूरे देश की राजनीति को आप देखेंगे तो ये बड़ा एक आश्चर्यजनक परिणाम इस बार निकला है कि कांग्रेस पार्टी जो विधानसभा में चौथे नंबर की पार्टी बनकर के आ गई थी, आज के दिन में लोकसभा के बाद वह इन तीनों गठबंधनों में तीनों सहयोगी दलों में सबसे बड़ी पार्टी ने उभर करके आई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जरूर चाहेगी कि 13 सीटें जीत करके हो चुकी महाराष्ट्र में लोकसभा में आई है, इसलिए विधानसभा में उसको अनुपातिक दृष्टि से ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। इस बात पर कभी भी मुझे नहीं लगता है कि उद्धव ठाकरे इस बात पर सहमत होंगे, और इसलिए मुझे जिस प्रकार की बात चल रही थी कि मुंबई और कोंकण का जो इलाका है उसमें लेकर के, जो कि उद्धव ठाकरे भी अपना बहुत बड़ा बेस मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके बीच में तकरार बढ़ने वाली है। इसका ये कहां आकर के ये तकरार कितनी दूर तक जाएगी, ये आने वाले दिनों में इस बात पर भी निर्भर करता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे को अपने खेमे में लाने में, मनाने में सफल हो पाती है या नहीं हो पाती। ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसा हो सकता है, आपको लग रहा है? देखिए, संभावनाओं को आप पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा निर्भर करता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी दूर तक कितना कंसीड करने के लिए तैयार है। यदि उद्धव ठाकरे के गुट को भारतीय जनता पार्टी मिला करके एक साथ जाकर के कोalition में फिर से यदि विधानसभा चुनाव में जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ा कोई फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बन सकता है महाराष्ट्र की राजनीति में, और स्वाभाविक तौर पर ये पुराने दिन फिर से लौटने की पूरी संभावनाएं बन जाती हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि उद्धव ठाकरे ये निश्चित तौर पर यदि भारतीय जनता पार्टी के पास भी आते हैं तो वो चाहेंगे कि सीटों का बंटवारा जो हो वो विधानसभा में इस प्रकार से हो कि बराबर का लगभग सीटों का बंटवारा हो। क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी केंद्र की राजनीति को ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए क्या महाराष्ट्र की राजनीति में 2 कदम पीछे हटने के लिए तैयार है या नहीं है, ये इस बात पर निर्भर करता है। अच्छा, जब हम एमवीए की बात कर रहे हैं समीर जी, तो तकरार की बात कर रहे हैं, और इस तकरार को मैनेज करने वाला चेहरा है शरद पवार। आने वाले वक्त में भी उनकी इतनी ही बड़ी भूमिका रहेगी कि तकरार अगर होती है तो वो मैनेज करें और अपने इस गठबंधन को मुट्ठी में बांध कर रखें ताकि फायदा विधानसभा चुनाव पे।
देखिए, कुछ कोशिश शरद पवार की तरफ से नहीं होगी, ये उद्धव ठाकरे भी कोशिश करेंगे और एक कांग्रेस की तरफ से भी कोशिश की जाएगी कि गठबंधन बना रहे होगी। तीनों जानते हैं कि चुनाव उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर भारतीय जनता पार्टी फिर पूर्ण बहुमत की सरकार महाराष्ट्र में बना लेती है तो सबसे ज्यादा नुकसान उसे उद्धव ठाकरे को और शरद पवार को उठाना पड़ेगा। तो इनकी पूरी कोशिश होगी गठबंधन बना रहे। जिस तरीके से तमाम विरोध के बाद भी इन लोगों ने लोकसभा चुनाव में गठबंधन कर लिया था, विधानसभा चुनाव में भी करेंगे। लेकिन अब एक सबसे बड़ी समस्या उद्धव ठाकरे के साथ जो है कि अब उसको सीटों का बंटवारा दो दलों के साथ करना पड़ेगा। पहले उनको कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ करना पड़ता था, अब उन्हें शरद पवार के साथ भी बंटवारा करना पड़ेगा और दूसरा उन्हें कांग्रेस के साथ भी बंटवारा करना पड़ेगा। तो दो हिस्सों में सीटें टूटेंगी, जिसके लिए उद्धव ठाकरे तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे जानते हैं कि कोंकण और मुंबई उनका आधार है। उन्हें वहां पर 11 सीटों पर चुनाव लड़ना होगा और वो 100 सीटों पर कंप्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में शरद पवार और कांग्रेस कितना उद्धव ठाकरे को कंप्रोमाइज करते हैं? क्या उद्धव ठाकरे के कहने पे ये 100 सीटें छोड़ देते हैं और बाकी वो मराठवाड़ा और बाकी विदर्भ की सीटों पर फोकस करते हैं? ये देखना होगा। अभी उद्धव ठाकरे सर्वे करवा रहे हैं, कांग्रेस भी अपनी ताकत जमीनी स्तर पर देख रही है और कांग्रेस को जब लग रहा है कि जिस तरीके से उसका पूरे देश के अंदर प्रदर्शन रहा और 99 सीटें पर पहुंच गई है, तो कांग्रेस को लग रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर भी उन्हें एक वोट मिल सकता है। वंचित बहुजन आघाड़ी का क्या रोल रहेगा? क्या वो गठबंधन में विधानसभा चुनाव में इनके साथ आ सकती है, जिसकी बातचीत शुरू हो चुकी है लेकर? तो अभी देखना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में कैसा होता है। भारतीय जनता पार्टी भी ये देख रही है कि क्या अजित पवार को साथ में लेना है, एकनाथ शिंदे को कितनी स्पेस देना है। जितनी ज्यादा सीटें देकर जो गलती लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे के साथ की है शिवसेना को, क्या विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे का कद छोटा करके उन्हें कम सीटों पर देना है, उनके प्रभाव जहां पर है वहीं उन्हें रोकना है और बाकी जगह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को उतारना है? मुझे लग रहा है जो लोकसभा का चुनाव परिणाम आया है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी फिर से विश्लेषण करेगी और इस बार जिस तरीके से एकनाथ शिंदे पर और अजित पवार पर ज्यादा भरोसा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, विधानसभा चुनाव में नहीं करेगी। कमान अपने हाथ में रखेगी और सीटों पर भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। अब उसमें अब एकनाथ शिंदे कैसे एडजस्ट होते हैं, अजित पवार कितने सीटों में मानते हैं, ये अब सब चर्चाएं शुरू होंगी। फिलहाल सभी के लिए सभी रास्ते खुले हुए गठबंधन बनाने के लिए। आखिरी समय में सीटों के गठबंधन के हिसाब से तय होगा कि कौन दल किसके साथ जाने वाला है। ठीक है, बैठक चल रही है देखिए, और इस बैठक का नतीजा क्या है, इस बैठक में क्या हो रहा है महाविकास आघाड़ी की, ये थोड़ी देर में साफ होगा। 2 बजे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। गठबंधन को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला इस बैठक में लिया जा सकता है। आने वाले वक्त में कैसे ये गठबंधन एक साथ चलेगा, क्या रणनीति रहेगी सरकार को घेरने की, सब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर हो जाएगा।